हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टून्स। मैं नीति। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4, जिसका नेम है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर स्टडीज आर गोइंग सो वेल। सो फ्रेंड्स, अगर किसी ने भी अभी तक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ये नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उधर से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। और मैं आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले ये भी बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और मेरी वीडियोस को भी। सो चलिए आज हम अपना चैप्टर 4 इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का शुरू करते हैं, जिसका नेम है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 4। सो फ्रेंड्स, इसमें पहले तो आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पे मैंने प्रेम्बल की जो पिक है वो यहाँ पे ली हुई है, जिसको आप पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें है आवर प्रेम्बल गेट्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। जो हमारा प्रेम्बल है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से लेता है? लोगों से लेता है। जो हमारी कंट्री के पीपल हैं उनसे लेता है, वो उसकी अथॉरिटी उन्हीं से होती है। ठीक है। और जो हमारा प्रेम्बल है उसकी जितनी भी अथॉरिटीज़ है और है वो सब हमारे लोगों से ही होता है। जैसे कि हमारे जो इंडियन पीपल हैं वो काम करेंगे, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस वगैरह, तो ही हमारा प्रेम्बल को अथॉरिटी मिलता है। अदरवाइज तो प्रेम्बल किसी काम का नहीं है। अगर कोई लोग ही उसे फॉलो नहीं करेंगे तो वो प्रेम्बल किसी काम का नहीं होता। और जो हमारा प्रेम्बल है वो कब अडॉप्ट किया गया था? वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। और एक इफेक्ट में कब आया था? ये आया था इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 को, जो कि दिन हमारा रिपब्लिक डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और जो हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट्स करता है, और जितने भी सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं उसे भी इंडिकेट करता है। ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा प्रेम्बल है वो इंडिया को सॉवरेन डिक्लेयर करता है, सोशलिस्ट डिक्लेयर करता है, सेक्युलर डिक्लेयर करता है, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भी। ओके। तो चलिए अब हम इसके आगे नेचर पढ़ते हैं। इसका नेचर कैसा होता है? जो हमारा प्रेम्बल है उसके नेचर है, पहला तो है सोशलिस्ट, फिर है सेक्युलर, फिर है डेमोक्रेटिक, फिर है रिपब्लिक। अब जो हमारा प्रेम्बल है वो सोशलिस्ट कैसे है? सोशलिस्ट वो ऐसे है क्योंकि जो हमारा प्रेम्बल है उसका काम है सबको इक्वलिटी प्रोवाइड कराना, सबको मतलब एक बराबर देखना, एक बराबर हक देना, एक बराबर सब कुछ देना। ठीक है। इक्वालिटी प्रोवाइड करना, और जनता के हित के बारे में सोचना, गरीबी को मिटाना, सबको आगे बढ़ाना, एक तरफा फैसला ना लेना, सबकी बराबर चीज़ें सब में बांटना, समाज में एकता बनाए रखना, ये हमारे प्रेम्बल का काम है। इसलिए जो हमारा प्रेम्बल है वो सोशलिस्ट है। ठीक है। अब सेक्युलर कैसे है? सेक्युलर वो ऐसे है क्योंकि हमारे इंडिया में जो सभी रिलीजन्स है वो सब एक बराबर होते हैं। ठीक है। हमारे इंडिया में सभी रिलीजन्स को एक समान माना जाता है, इक्वल माना जाता है, तो हमारा जो प्रेम्बल है वो इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। अब जब हमारे इंडिया में सभी रिलीजन्स को एक बराबर माना जाता है तो एक तरह से हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री है, तो उसी अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेम्बल है वो भी सेक्युलर है। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है, और जो प्रेम्बल है वो भी डेमोक्रेटिक हुआ। फिर उसी अकॉर्डिंग आता है फिर रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक इसलिए है हमारा प्रेम्बल क्योंकि वो जनता का है और जनता के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब सिर्फ जितने भी रिच क्लास पीपल हैं उनके लिए है, या फिर जितने भी पीएम सीएम वगैरह उनके लिए नहीं, ये सबके लिए है। जितने भी इंडिया में लोग हैं उन सब के लिए है। इसलिए हमारा जो प्रेम्बल है वो क्या है? रिपब्लिक है। ठीक है। तो आप लोगों को ये बात याद रहेगी कि हमारे प्रेम्बल का नेचर क्या है? सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी है हमारे पास प्रेम्बल के। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे प्रेम्बल के 4 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है जस्टिस, सेकंड है लिबर्टी, थर्ड है इक्वालिटी, फोर्थ है फ्रेटर्निटी। ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्टिव जस्टिस क्यों है? क्योंकि जो हमारा प्रेम्बल है वो सबको न्याय दिलाना चाहता है, वो सबको जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहता है। ठीक है। और लिबर्टी ऑब्जेक्टिव उसका ऐसे है क्योंकि वो चाहते हैं कि सबके पास अपने अपने अधिकार हों, किसी को कोई भी टोक ना सके कि तुम ये ना करो वो ना करो। हाँ, बट उनके पास ना एक रेस्ट्रिक्शन ज़रूर रहेगा कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। ठीक है। लिबर्टी को थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी छूट मिल जाए कि तुम कुछ भी कोई गलत काम कर लो या कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकार है, उन अधिकारों की एक लिमिट है, उसी लिमिट के दायरे में रह के उन अधिकारों का उपयोग किया जाए। इक्वालिटी।
सबको बराबर का हक मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसमें क्या हो रहा है, तुम जाओ हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, हम उसे देंगे, तुम्हारे को नहीं मिलेगा, ऐसा ना हो। किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, सबको एक समान सब कुछ मिलना चाहिए। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बेसिकली क्या होता है, भाईचारा। मतलब उसका प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में भाईचारा बना रहे, ब्रदरहुड बनाए रखा जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाईचारा नहीं है, सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सारे आपस में एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका एक भाईचारा रहना चाहिए, सारे आपस में मिलजुल के रहने चाहिए। ओके, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे प्रेम्बल में ना कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें है फर्स्ट वन सॉवरेन, सेकंड है सोशलिस्ट, थर्ड है सेक्युलर, फोर्थ है रिपब्लिक, फिफ्थ है डेमोक्रेटिक, सिक्स्थ है जस्टिस, सेवन्थ है लिबर्टी, एट्थ है इक्वालिटी और नाइन्थ है फ्रेटर्निटी। ठीक है, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है कि हम अपने फैसले स्वयं ले सकें। मतलब ये हो कि जो हमारे डिसीजंस हैं वो हम खुद लें, किसी और को ना बोलें। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ये एक ऐसा टर्म है जो कि हमारे प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था, और जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रमोट करता है। सोशलिज्म का मतलब बेसिकली है कि इक्वालिटी बनाए रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर आ जाए और पब्लिक कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, बिकॉज यहाँ पर कभी प्राइवेट सेक्टर को आगे किया जाता है और कहीं पर पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है। और जो हमारे सोशलिस्ट कंट्री है उसको एंड करने के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो हमारे सोशलिस्ट कंट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो है पॉवर्टी को एंड करना, इनइक्वालिटी को एंड करना, डिसीज को एंड करना और इग्नोरेंस को एंड करना। मतलब ये है जो सोशलिस्ट कंट्री है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पॉवर्टी खत्म करना, इनइक्वालिटी खत्म करना, डिसीज खत्म करना और इग्नोरेंस खत्म करना। ठीक है, और जो सेक्युलर है, सेक्युलर भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था। यहाँ पर भी सभी धर्मों को इक्वल माना गया है, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना गया है, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने को प्रॉस्पर करें, प्रीच करें या आप आगे बढ़िए। ठीक है, और रिपब्लिक जो भी चीज़ है ना जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड होते हैं और एक फिक्स्ड टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि मतलब जो इलेक्टेड है होते हैं और तो और एक फिक्स्ड टर्म के लिए ही इलेक्टेड होते हैं वो, जैसे कि 5 साल में इलेक्शन होता था। मतलब जो कोई भी इलेक्शन होता है ना, कोई भी इलेक्ट होता है उसमें, तो वो 5 साल के लिए ड्यूरेशन के लिए होता है। फिर आते हैं डेमोक्रेटिक। यहाँ पे भी हमारे पास 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाली ब्रिटेन में होती है, इनडायरेक्ट वाली इंडिया में है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि ब्रिटेन में जब भी कोई बिल पास होना होता है ना, तो जनता को बताया जाता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर उसमें अगर जनता की सहमति दिखाई देती है ना तो ही वो बिल पास किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम एग्जांपल लें तो इंडिया में जब भी कोई बिल पास होता है ना, तो वो बिल पीएम पार्लियामेंट में लेके जाते हैं और उधर से मंजूर होकर वो बिल पास हो जाता है। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, फिर और तो और डेमोक्रेटिक में कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो मतलब सुप्रीम पावर होती है पीपल की, वो डेमोक्रेटिक में आती है। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आता है डेमोक्रेटिक में। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर पॉलिसीज एंड एक्शन। मतलब ये है जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, पॉलिसीज और एक्शन के लेजिस्लेचर के लिए। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और है फिर इक्विटेरियन बेस्ड विथ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस का बेसिकली मतलब ये है कि हम सबके पास सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस को भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सबको दबा के रखा जाए, नहीं, सबके साथ न्याय इक्वल होना चाहिए, सबके साथ इक्वल सब कुछ होना चाहिए। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब ये है कि सब आपके पास वर्शिप करने का, अपना बिलीफ, फेथ, थॉट रखने का राइट है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते हो, आपके पास ये कि रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप इसी भगवान को मानो, नहीं, आप किसी को भी मान सकते हो, आपके पास अपना हक है। ठीक है, और तो और आप अपने एक्सप्रेशन रखने का भी राइट रखते हैं इसमें, और तो और इसके ऊपर भी कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने तो मतलब आपको हक प्रोवाइड किए गया, आप उनका ओवर यूज़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लिमिट में रह के यूज़ करें, गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी पर भी यहाँ पे बात की गई है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। मतलब ये है प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए किसी को,
नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। फिर आते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मैंने आपको अभी भी बताया था, भाईचारा मीन्स ब्रदरहुड। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था। इसमें मेन बात हर नागरिक को बढ़ावा देने की गई थी, हर नागरिक के बेटरमेंट के लिए किया गया था, और जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी था नेशन का वो बनाकर रखी जाए, ये बात इसमें की गई थी। इसमें मेन मोटिव था। ओके, फिर एट द एंड एक क्वेश्चन आता है, इज प्रेम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो आप लोग जरा सा सोचिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ है तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 केसेस थे। एक था बेरीबरी यूनियन केस 1960, एक था केशव नंदा भारती केस 1973, एक था LIC ऑफ इंडिया केस 1995। ठीक है, फर्स्ट जो केस था उसके अंदर ये कहा गया था कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सेकेंड जो केस था उसमें ये कहा गया कि ये प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, और जो थर्ड वन है उसमें भी यही कहा गया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है आज के ज़माने में जो प्रेम्बल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। क्या है? इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये सोर्स नहीं है लेजिस्लेचर को पावर का। ठीक है, और तो और ये 1976 में अमेंड किया गया था, जिसे हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, और यहाँ पे 3 टर्म्स ऐड की गई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो चलिए अब जल्द ही मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ इसी चैनल पे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और जिन्होंने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा।